नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिन के दौरे पर झारखंड रवाना हो गए। वहां जाने से पहले उन्होंने बिहार में सत्ता परिवर्तन को 2024 के परिवर्तन का संकेत बताया। उन्होंने कहा, ये बताता है कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों का भरोसा बीजेपी से टूट रहा है। रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार का तो हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहां की आबो हवा में है। नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बधाई दी गई है। तेजस्वी और महागठबंधन के घटक दलों को भी बधाई दी गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए में पहला उसका सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उनसे छूटा, अब जेडीयू ने भी एनडीए से किनारा कर लिया। अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है वो बढ़ा है। उनके ही गठबंधन के जो साथी हैं एक एक कर साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में जो अंतर्कलह है उसे दबाने के लिए इस तरह के बदलाव हो रहे। अभी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये गुटबाजी और उभर कर सामने आएगी। अभी बीजेपी बहुत से एक्सपेरिमेंट करेगी। राजनीति में कब क्या हो जाए इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। देश की राजनीति में कल एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन कर सरकार बना रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद सीएम शिवराज ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार जी ने आखिर एनडीए की विश्वास और विकास केंद्रित नीति को ठुकराकर अवसरवादियों से बने महागठबंधन की सत्ता और भ्रष्टाचार केंद्रित रणनीति को चुन लिया। आने वाले समय में बिहार की जनता भी सही चुनाव कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। सीएम शिवराज यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और नीतीश कुमार ने जो भी किया वो ठीक नहीं था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह अनुपात है 3:2। मतलब तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की आन बान और शान को बखूबी बताया। आप भी सुनिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह अनुपात है 3:2। मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई। पिंगली वेंकैया जी इस ध्वज के रचनाकार थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा। मैं आज उनको श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें ये प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके ये तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही, लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए। ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है, संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। हम जब झंडे को, ध्वज को फहराएं तो अलसाए हुए से, निरुत्साहित से वैसे नहीं फहराना। पूरे उत्साह, आनंद
और स्फूर्ति। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए लटेरी की घटना पर दुख व्यक्त किया। आप भी सुनिए। लटेरी की घटना दुखद है और उस पर जो घटना जिन्होंने की है, हुई है, हो गई है, ये सारे बिंदु जांच में, लेकिन न्यायिक जांच के उसमें आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। 302 का प्रकरण उसमें दर्ज कर लिया है, सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है। आर्डर थोड़ी देर में निकलता होगा। जो व्यक्ति एक मृत्यु हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता, उनका संपूर्ण इलाज। तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक और बयान सामने आया, जहां उन्होंने 15 अगस्त के लिए जानकारी दी। तो वहीं उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी बात की। आप भी सुनिए। देखो, ये सब चुनाव के पहले ऐसे ही कहते हैं। आप भी नगर पालिका, नगर पंचायत, तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में करारी हार से निपटे हैं, इसलिए ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मना किसने किया है ये सब करने को? देखिए, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है तिरंगा। ये वो तिरंगा है जिसने आज अपनी विश्व में धाक बनाई है। यूक्रेन के युद्ध के वक्त में हिंदुस्तान ही नहीं, बाकी के पड़ोसी देशों के बच्चे भी तिरंगा की आड़ में देश से बाहर आए। ये तिरंगा की वो धाक है, वो साख है, वो सम्मान है। कांग्रेस तो असमंजस में, जब भी भारत के स्वाभिमान की बात आएगी असमंजस में रहेगी, जब भी हिंदुस्तान के सम्मान की बात आएगी वो असमंजस में ही रहेगी। अप्रत्यक्ष रूप से विरोध ही कहलाता है ये। सेना पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस, न्यायपालिका पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे कि वो तिरंगा के सम्मान में 2 शब्द बोलेंगी? सोनिया जी, हमीदिया अस्पताल में कलर कोडिंग को लेकर मंत्री सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम ट्रॉमा और इमरजेंसी यूनिट को मजबूत कर रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी यूनिट में मरीज सही समय पर सही इलाज ले पाए, इसलिए नए प्रयोग किए जा रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्री के बयान पर मंत्री सारंग ने निशाना साधा। क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा इस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, और ऐसे अज्ञानी लोग जो कि तिरंगे को कांग्रेस का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। तिरंगा हर एक हिंदुस्तानी का मान और शान है। इस पर राजनीति कांग्रेस ने की है और इसीलिए इस तरह के बयान उनके सामने। आजादी के 75 साल बाद भी आज भी लोग गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। भ्रष्ट सिस्टम और करप्ट अधिकारियों के चलते आज पूरा देश फिर से गुलाम बन गया है, जहां ना तो आप गलत को गलत बोल सकते हैं और ना ही उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने का काम हो जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से निकलकर सामने आया, जहां ग्राम पंचायत और अन्य विभागों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई तो मीडिया कर्मी और आम जनता के ऊपर थानों में झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की गई। वहीं दूसरी तरफ लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर घोटाला करने वाले अधिकारी और जनप्रतिनिधि के ऊपर पूरा सिस्टम मेहरबान नजर आता है, जहां यह कहना लाजमी हो जाता है कि जनता के टैक्स के पैसों का सरकार गलत उपयोग कर रही। यदि सरकार गलत उपयोग करती रही तो आज ऐसे करप्ट प्रतिनिधि और अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या कुछ आपके ग्राम पंचायत सबके जानकारी के लिए ना हमन आप गए रहे जांजगीर तो आप आदेश दे रही से आज के जांच के भ्रष्टाचार के था
सब जनता मन ला तो दारू पिया पिया के लाने हैं, पंच मन के गोठे नहीं सुनाते। कौन ला शराब पिलाता है? सरपंच आने हैं भाई। विवादित स्थिति खड़ा हुआ था। जांच के लिए क्या हुआ था? क्या हाँ भ्रष्टाचार हुआ था, पूरा सरपंच भ्रष्टाचार करके रखा है। जांच टीम आए थे तो क्या बोलते हैं, पूरा सलाद गुलाब पिला के पूरा ग्रामीण को और कुछ औरतों को लेके पूरा हंगामा मचा के रखते हैं। पंचपति सरपंच पति हाँ हो पाए कि नहीं हो पाए? नहीं हो पाए, उसमें ये क्या बोलते हैं अधूरा हो गया जांच। इन लोगों का ये मतलब लड़ाई झगड़ा देख के सीओ साहब तो पहले से भाग गए जन। जांच में आया था तो जांच तो नहीं हुआ, उसमें बहुत दंगा फसाद किया गया। दारू मन हुआ पिया कर आकर किसी पंच को नहीं सुनाई मिले। सरपंच के वो शिकायत लगाए थे तो इसीलिए वह दारू मन द्वारा भ्रष्टाचार किया गया और मारे पीटने के लिए वो आदमी जोड़ा था और सरपंच पति के लिए पाछू रेंग दिया था उसका पुल और उसका धक्का और हल्ला गुल्ला किया गया। तो वहीं रायपुर की ओर से आ रही काके ट्रैवलर्स और रायपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि ये हादसा केशकाल और फरसगांव के मध्य चिचाड़ी पुलिया के समीप हुआ। हालांकि बस में सवार यात्रियों की कोई हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि स्कॉर्पियो में 3 लोगों को उपचार के लिए फरसगांव अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो वाहन की गति अधिक होने के कारण और अनियंत्रित होकर बस से भिड़ने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर फरसगांव पुलिस ने पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आधा घंटा पहले जो है चिचाड़ी पुल फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है एक स्कॉर्पियो जो जगदलपुर की तरफ से रायपुर की तरफ जा रही थी और कंकर ट्रेवल्स की बस थी जो केसकाल की तरफ से आ रही थी। दोनों जो है बारिश की वजह से या जैसे भी गाड़ी अनियंत्रित हुई वाहन जो है और स्कॉर्पियो जो है जाके जो दाहिने तरफ जाके बस से जो है यात्री बस है उससे जाके टकरा गई और स्कॉर्पियो जो सवार है 3 लोग सवार थे उसमें, तो वो तीनों घायल है। उसमें एक की स्थिति जो है थोड़ी ज़्यादा सीरियस है और बाकी बस में जो यात्री है सभी सुरक्षित है। ये अभी जस्ट आधा घंटा पहले जो है इंदौर में पिछले 24 घंटे में इस सीजन में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। इंदौर में रात भर में 4 इंच पानी बरस गया। ज्यादा बारिश को देखते हुए यहां के कलेक्टर ने बुधवार को 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मंगलवार रात 12 बजे यशवंत सागर के 3 गेट खोले गए। इंदौर में मंगलवार शाम से देर रात तक भारी बारिश हुई। इससे शहर की सड़कें नदियां बन गईं। सड़क पर इतना पानी भर गया था कि कई कारें बह गईं। सड़कों पर पानी होने के कारण वाहनों के पहिए थम गए और लोग घंटों तक वाहनों में ही फंसे रहे। कई इलाकों में बिजली गुल रही। शाम से शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा। उधर इंदौर में ज्यादा बारिश को देखते हुए यहां के कलेक्टर ने बुधवार को 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे सुबह स्कूल चले गए उन्हें सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो आपको बता दें कि एमपी में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें नदियां बन गई, जिनकी वजह से वहां पर खड़े जो वाहन थे, खासकर गाड़ियां, वो उस पानी के बहाव में बहती चली गईं। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ज्यादा बारिश होने की वजह से जहां एक तरफ स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ आवागमन भी किसी तरीके से प्रभावित हो रहा। हालांकि जब अतिवर्षा देखी गई तो वहां पर बच्चों के लिए खासकर स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी गई। अवकाश घोषित कर दिए गए। 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया और जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द बच्चों को घर तक पहुंचा दिया है, लेकिन फिर भी अधिक बारिश होने की वजह से
एक तरफ जहां यातायात प्रभावित हो रहा, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी काफी दिक्कत में पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग की जाने वाली चीजों को लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। नदियां तालाब बन गई हैं, जिसकी वजह से आवागमन किसी तरीके से ठप होता नजर आया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग भी बाहर निकलने से बचते नजर आए। 24 घंटे में इस सीजन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि एक तरफ जहां बारिश खुशियों की सौगात लाती है, वहीं दूसरी तरफ ये बारिश रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग बिजी रहते हैं उनके लिए भी काफी दुखद साबित होती है, क्योंकि उन्हें रोज बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो जरूरी सामान को खरीदने के लिए हो। जब लोग बाहर निकलते हैं तो बारिश का सामना करते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि आपको बता दें कि एमपी में 24 घंटे में इस सीजन की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। और इस बीच रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी दर्शकों को बता दें, रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज पर। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली से बड़ी खबर, बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद है। बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ बर्बरता भी दिखाई। तमंचा लगाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों की तरफ से महिला को पहले बंधक बनाया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर तमंचा लगा दिया और उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओम शंकर शुक्ला। ओम शंकर, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से रायबरेली में एक बार फिर से बदमाशों का आतंक देखा गया है? देखिए, कहीं न कहीं पुलिस के राष्ट्रीय गश्त की जो है पोल भी खोल रही है और पूरी जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, क्योंकि महिला रात में अकेली वहाँ थी, बच्चे अलग थे, लेकिन जब बच्चे सुबह आए और महिला को देखा तो वो पूरी तरह से चारपाई में बंधी हुई थी, लेकिन तब तक जो है बदमाश लूटपाट करके फरार हो चुके थे। हालांकि महिला ने अपने बयान में कहा उसने एक बदमाश को पहचान लिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और महिला जो है दर दर भटकने को मजबूर है। ओम शंकर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, क्या पुलिस प्रशासन इतना सुस्त हो गया है कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भी अलग से टीमें बनानी पड़ेंगी? पुलिस प्रशासन की ये स्थिति कि एक महिला के घर के अंदर बदमाश घुसते हैं, उसके कनपट्टी पर तमंचा लगाते हैं और आराम से उसकी रस्सियों से चारपाई में बांधा जाता है। उसके बाद पूरे घर में आराम से लूटपाट करी जाती है और लूटपाट करने के बाद जो है बदमाश फरार भी हो जाते हैं। लेकिन जो है अभी तक पुलिस आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। ये कहीं न कहीं जिले की कानून व्यवस्था की एक लचरदार शैली है जो सामने आई है। ओम शंकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बदमाश वहां तक पहुंचे कैसे और उस महिला को ही आखिर बंधक क्यों बनाया गया, क्या मामला था पूरा? देखिए, जनपद की अगर बात की जाए तो इस समय पूरे जनपद में चोरी की बाढ़ आ चुकी है। चाहे जितने हर थानों में कोई दिन ऐसा नहीं रखा जाता है जिस दिन जो है 3 से 4 घरों में चोरी की वारदात ना हो। लेकिन जिस तरह बदमाशों ने एक दुस्साहस दिखाया है कि महिला को चारपाई में बांध कर लूटपाट की है, ये पहला मामला है और ये कहीं न कहीं जो है एक पुलिस की राष्ट्रीय गश्त की भी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कितनी धन संपत्ति को लूटपाट की गई है, क्या क्या बदमाश लूट कर ले गए हैं और महिला की स्थिति क्या है अभी? महिला की जब सुबह उसका बेटा तब उसने पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुंची है, तब जाके उसको खोला गया है और कम से कम जो है आपको बता दें ये महिला की जेवर और जो भी घर में रखा हुआ कीमती सामान था उसको बदमाश लूट कर लेके चले गए हैं और अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली है, जो बदमाशों के गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पाए हैं। धन्यवाद ओम शंकर, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। तो बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते हुए नजर आते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से महिला चारपाई पर पड़ी हुई है, उसे बांध दिया है और फिर उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि बदमाश
कई जेवर लूट कर ले गए हैं। हालांकि महिला की हालत अभी ठीक है, पुलिस को सूचित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं क्योंकि आरोपी फरार है मौके से और पुलिस अभी सुस्ती से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा में जमकर लात घूंसे चले। दरअसल युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और तो और बीच में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्पात भी मचाया। ये पूरी घटना मोती झील चौराहे की है, जहां पर युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा के दौरान लात घूंसे चले और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्वक। इसी बीच यहां पर उपद्रवियों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए, एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर मारा और तिरंगा यात्रा को कहीं ना कहीं बाधित किया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रभात त्रिवेदी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रभात, बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए तिरंगा यात्रा के दौरान। देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है ये कानपुर के मोती झील का मामला है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है तिरंगा यात्रा की अगुवाई करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उससे कुछ ही समय पहले जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे आपस में इस तरह से भिड़ गए कि जैसे आपस में दुश्मन हो। तो जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह से लात घूंसे जूते लात, मतलब बुरी तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से वो झगड़ा करते नजर आ रहे थे। प्रभात, बताया ये भी जाता है कि आज कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा था, वहां पर तिरंगा यात्रा होने वाली थी और उस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का इस तरीके से प्रदर्शन, लात घूंसे चलाना, इतनी बर्बरता, आपस में ही भिड़ जाना, तिरंगा यात्रा को बाधित करना। देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि बात करें तिरंगा यात्रा को बाधित होने की, तो आप ये सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 75वां जो महोत्सव मना रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता अगर इस तरह कर रहे हैं और 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है उसको बड़ा बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम से अगुवाई कर रहे थे, जिसमें डिप्टी सीएम को आना था। लेकिन डिप्टी सीएम के आने के कुछ ही समय पहले युवा मोर्चा जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो एक क्या बोलते हैं सांस्कारिक पार्टी है, जो संस्कार जिसके मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं खून में बसा हुआ है, वही पार्टी के लोग युवा मोर्चा के जो उनके कार्यकर्ता थे वो आपस में इस तरह से भिड़ गए कि ऐसा लग रहा था दुश्मन जो है लड़ाई कर रहे हैं। प्रभात, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये वही तिरंगा यात्रा थी जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल होना चाह रहे थे, वहां जा रहे थे? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा कि ये सच में ये वही तिरंगा यात्रा थी जिसमें उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो थे वो यहाँ पर सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब आने से कुछ ही समय पहले इस तरह का जो मामला था वो सामने आया, आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं। ये कानपुर उत्तर का मामला है जिसके युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिवांग मिश्रा जो मतलब वहां पर पूरे शहर के जो युवा मोर्चा कार्यकर्ता थे वहां पर मौजूद थे और ब्रजेश पाठक की अगुवाई होनी थी। लेकिन जब इस तरह का मामला जो है वो बढ़ा तो उन्होंने आने से वहां पर आना मना कर दिया और सीधे पार्टी कार्यालय पहुंचे। अभी की क्या स्थिति है प्रभात, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या किसी के घायल होने की खबर है? जिस तरह से देखिए तस्वीर बता रही उस तरह से केवल जूते लात घूंसे बहुत ज्यादा हुए हैं और अभी घायल होने की सूचना ये लोग सामने नहीं आ रहे, ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, अभी तक मालूम चला है। लेकिन जो ये बर्बरता है, अगर जो कार्यकर्ता ही आपस में इस तरह से लड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी एक सांस्कारिक पार्टी जो अपने आप को एक संस्कार से पूरी तरह परिपूर्ण बताती है, अगर तो उसी के कार्यकर्ता इस तरह से लड़ेंगे तो पार्टी का नाम कितनी तेजी से रोशन होगा या नहीं, ये तो समय बताएगा। बिल्कुल प्रभात, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां बीजेपी अपने आप को एकजुट होने की बात कहती है, वहां दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें आना, मामला क्या था? इन लात घूंसों के चलने के पीछे ये मामला क्या था? जनता पार्टी एकजुट होकर, उनके जो कार्यकर्ता वो एकजुट होकर कहने की बात कहती है, तो जो एकजुटता की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में, ये जो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि
उसमें किस तरह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एक कार्यकर्ता ही आपस में एक नहीं है, तो ये लोगों को क्या एकता की मिसाल देंगे। प्रभात, मामला जानना चाहेंगे आपसे, आखिर ये लात घूसे चले क्यों? अब कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम की अगुवाई थी वहां पर अपने आप को का वर्चस्व दिखाने के चक्कर में भी ये मामला जो है ये हो सकता है, ये वही मामला हो कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मेरी इतनी भीड़ है, मेरी इतनी भीड़ है, और इस तरह से वहां पर अगुवाई में धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जो है ये पूरा जो मामला है जिससे लात परिवर्तित हो गया और लात घूसे पूरी तरह से मामला बढ़ता चला गया। चलिए, धन्यवाद प्रभात, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया है। इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो जैसा कि पता चला है कि बीजेपी कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं, कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया। ये